हे एवरीवन, वेलकम टू क्लैट पॉइंट एंड लेट्स स्टार्ट आज का द हिंदू न्यूज़ डिस्कशन। चलिए शुरू करते हैं हमारे आज के न्यूज़पेपर डिस्कशन को। आप में से किसी ने कल पूछा था कि सर वो टाइम स्टैम्प क्यों नहीं लग रहे हैं वीडियोस के अंदर। तो एक्चुअली द गाय हु डू इट ना, वो अभी लीव पे हैं, तो प्रोबेबली मंडे से ही विल कम बैक, तो फिर वैसे होगा। क्लैट यूजी 2024 का एवेंजर बैच है। इट विल कॉस्ट यू 21,999 ओनली। लाइव क्लासेस, 7 बुक्स, पर्सनल मेंटरशिप, मॉक टेस्ट, एवरीथिंग यू नीडेड टू क्रैक दिस एग्जाम, सब कुछ मिलेगा। वहीं क्लैट 2025 का विजेता बैच है। इट विल कॉस्ट यू 32,999। यहाँ पे भी आपको सारी चीज़ें मिलने वाली हैं। 2 इयर्स का ये कोर्स है एंड सिर्फ 32,999 आपको पे करना है। एंड एलसेट की अगर आप तैयारी कर रहे हो देन यू कैन गो फॉर आवर प्रारंभ बैच, एंड इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर क्लैट पीजी देन यू कैन गो फॉर आवर अचीवर्स बैच। इन सभी कोर्सेज की डिटेल आप डिस्क्रिप्शन से हमारी ऐप डाउनलोड करके देख सकते हैं। डेमो क्लासेस भी अवेलेबल हैं, टीम का कॉन्टैक्ट नंबर भी है, तो देखेंगे। तो आप जो भी चीज़ चाहो, जिस भी कोर्स में इंटरेस्टेड हो, उसका डेमो क्लास देख सकते हो। यहाँ पे देखो पहला आर्टिकल है, मोदी यूएस विजिट यील्ड्स मैनी वाइटल एग्रीमेंट्स। देखो इस पर एडिटोरियल भी आएगा बाद में, तो उसमें हम और भी चीज़ें देखेंगे, बट अभी छोटा सा एक बार नज़र दौड़ा लेते हैं। ये नोट्स वोट्स में मत डालना, बस सुन लो। तो डिफेंस कॉपरेशन पे लेके काफ़ी बात हुई है। एमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ जैसे कि हेल्थ या एनवायरनमेंट, वीज़ाज जो दोनों कंट्रीज़ के हैं, उस पर स्पेस जो हमारा मतलब अंतरिक्ष है, उन सबसे रिलेटेड, तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके अलावा जेट इंजन टेक्नोलॉजी भारत को मिल सकती है। ये सारी चीज़ें जो हैं इस मीटिंग से खासकर निकल कर आई हैं। बाकी इस एडिटोरियल जब आएगा तो डिटेल में मंडे में देख लेंगे। यहाँ पे देखिए, बराक ओबामा साउंड्स अलार्म ऑन माइनॉरिटी राइट्स। तो यहाँ पे देखिए क्या हुआ, जब मोदी जी गए हैं तब बराक ओबामा जी ने जो है वो यहाँ पे अपनी स्टेटमेंट दी है कि इंडिया में माइनॉरिटी राइट्स के लिए भी देखना चाहिए ये वो। तो वही है, इंडिया जो है इसको इग्नोर करेगा। गवर्नर होल्ड्स पोल पैनल अकाउंटेबल फॉर बंगाल वायलेंस। तो यहाँ पे जो ये आर्टिकल है ये बात करता है बंगाल के बारे में। इफ़ यू रिमेंबर, हमने एक आर्टिकल डिस्कस किया था कि बंगाल में अभी जो लोकल इलेक्शंस होने वाले हैं उसके लिए हाई कोर्ट ने कहा कि हाँ ठीक है, आप जो है सेंट्रल फोर्सेस को यहाँ पे ला सकते हैं। तो बंगाल के जो गवर्नर हैं CV आनंद बोस, अभी क्या हुआ कि देखो वायलेंस हुए हैं, सेंट्रल फोर्स के डिप्लॉय होने के बाद भी वायलेंस हुए हैं। तो इन्होंने ऐसा कहा है कि स्टेट इलेक्शन कमीशन की ये जिम्मेदारी है। तो उन्होंने कहा है कि जो स्टेट इलेक्शन कमिश्नर हैं उनकी जिम्मेदारी है। कौन थे वैसे इस पूरे इंसिडेंट के दौरान? तो राजीव सिन्हा, ठीक है। तो ये यहाँ पे न्यूज़ है, कोई ऐसा एग्जाम का पर्सपेक्टिव से नहीं है। इसके बाद देखो क्या है, सेंटर ग्रांट्स अप्रूवल फॉर कालिंगनार पेन मॉन्यूमेंट इन बे ऑफ बंगाल। अगर कोई कहीं पे क्वेश्चन आ जाए कि कालिंगनार पेन मॉन्यूमेंट कहाँ बन रहा है, तो मदीना बीच के ऊपर बे ऑफ बंगाल जो है वहाँ पे आपका ये बनेगा। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, क्योंकि अभी बना नहीं है तो बस एक स्ट्रक्चर ही सामने है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको अप्रूवल दे दी है, यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट ने इसको अप्रूवल दे दी है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट क्यों उनका अप्रूवल का नीड है? क्योंकि ये देखो समुद्र पे बन रहा है, तो ये कहीं इन्वायरमेंट पे कोई नुकसान ना पहुंचाए, तो उस चीज़ का भी लिए यहाँ पे जो है वो परमिशन लेनी पड़ती है, ठीक है। इसके बाद है स्पायरलिंग वायलेंस। आपको याद होगा कि हमने पैलेस्टीन एंड इसराइल का पूरा इशू डिटेल में डिस्कस किया हुआ है। जिन्होंने नहीं देखा है वो यूट्यूब पे जाएं, सर्च करें क्लैट पॉइंट द हिंदू इसराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट, आपको वीडियो मिल जाएगी। ये वही हैं, उसी पे नई चीज़ें आ रही हैं। तो हमारे लिए जो इंसिडेंट डेली वहाँ पे होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं होते हैं जितना कि इसका पूरा कंटेक्स्ट होता है कि कैसे ये इंसिडेंट हुआ, कैसे पैलेस्टीन बना, कैसे इसराइल क्या हुआ, क्यों इनमें कॉन्फ्लिक्ट है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं। इसके बाद अप्रोर ओवर द न्यू कोप 28 प्रेसिडेंट। तो कोप 27 पहले आपको पता होना चाहिए, जो लास्ट हुआ था, एंड देन कोप 28 की हम बात करते हैं। कोप 28 देखो UAE में होने वाला है, ठीक है, कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज़ जो कहते हैं। अभी इसमें प्रॉब्लम क्या हुई है? प्रॉब्लम ये हुई है कि सुल्तान अल जबर ये एग्जीक्यूटिव प्रेसिडेंट हैं एक नेशनल ऑयल कंपनी अबू धाबी के, ठीक है। तो अब ये वाली बात हो गई कि भाई कोप तो बात किसकी करता है? पर्यावरण बचाने की, और आपने भैया एक तेल की कंपनी के हेड को जो है उसका प्रेसिडेंट बना दिया है। तो ये UAE के काफ़ी अभी क्रिटिसिज्म में हो रहा है। पर कोप 27 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एंड इस वीडियो के बाद में लास्ट में कवर है, तो प्लीज़ वो देख लेना। नो सर्वाइवर्स फ्रॉम मिसिंग सबमर्सिबल सेज ओशन गेट। तो यहाँ पे देखिए, जो ओशन गेट कंपनी है जिसके 4 लोग जिस सबमर्सिबल से या फिर सबमरीन से विजिट करने जा रहे थे टाइटैनिक को, जो कि कनाडा के पास जगह पड़ती है, जो कि जिसके डेब्रिक्स पड़े हुए हैं पानी के बहुत अंदर। तो अब ये कहना है कि भैया कोई भी नहीं सर्वाइवल है इनमें से। तो ये चीज़ है। वैसे तो देखो ये ऐसा नहीं है कि एग्ज़ाम में कुछ आ जाएगा, लेकिन ठीक है, तब भी आपको पता होना चाहिए थोड़ा बहुत। तो ओशन गेट कंपनी है, बाकी सारी चीज़ें हैं।
इसमें कौन कौन गुजरा है तो वो नाम वाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे सब लिखा हुआ है, ठीक है। अब कोप 27 के नोट्स बना लेना, एंड ऑल्सो टुमारो देयर विल बी नो सेशन, आई एम गोइंग समवेयर, तो इसलिए, बट डोंट वरी, वट एवर विल बी लेफ्ट टुमारो ना, उसको हम मंडे के सेशन में वी विल इंक्लूड इन इट, ओके। चलिए, कहाँ हो रहा है? इजिप्ट में हो, ठीक है। कहाँ हो रहा है गाइस? इजिप्ट में हो, ये चीज़ ध्यान रखिए। और अगर कोई आ जाए, टेक्निकल कोई प्रॉब्लम आ जाए तो आप लिख दीजिए, आवाज़ आ जाए। तो देखो कोप 27 के बारे में हम जाने ना, उससे पहले हमें यूएनएफ के बारे में जानना होगा। ये क्या है? यूनाइटेड नेशन फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज, शॉर्ट में यूएनएफसीसी बोलते हैं, ठीक है। ये 1992 में साइन हुई थी एट यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट। इसको हम जो अर्थ समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो समिट के नाम से भी जानते हैं, रियो कॉन्फ्रेंस के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये बेसिक चीजें पहले हमने इसके बारे में जानी है। अब आप कहोगे कि सर कोप 27 के बारे में आप तो पढ़ा रहे थे, उसमें आप ये कहाँ से लिया है यूएनएफसीसी एंड ऑल? तो देखो यूएनएफसीसी से ही कोप आपका आया है, वहीं से कहानी आई है, तो उसी के लिए पहले आपको यूएनएफसीसी के बारे में पता होना चाहिए। ताज्जुब नहीं अगर इसके बारे में डाल दें कौन से समिट से आया था, क्या आया था, तो वो आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। इंडिया जो है ना, वो ऐसी कुछ कंट्रीज में से एक है जिसने कोप के, जो हमारे कोप होते हैं, इसके तीनों टाइप के जो कॉन्फ्रेंसेज है ना, वो हमारे यहाँ पे हुए हैं। जैसे कि देखिए, सबसे पहला जो है इसमें क्लाइमेट चेंज वाला है, दूसरा बायोडाइवर्सिटी वाला है, और तीसरा लैंड एंड ये वाला है। लेकिन ये चीज़ आपके लिए पीजी के पर्सपेक्टिव से इंपॉर्टेंट नहीं है, आप इसको इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। चलो, अब देखो, यूएनएफसीसी जो है वो फोर्स में आया था 21 मार्च 1994 को, और ये पेरेंट ट्रीटी है 2015 में जो पेरिस एग्रीमेंट हुआ था उसकी। तो 2015 वाला जो पेरिस एग्रीमेंट आई थी, बहुत न्यूज़ में, क्यों न्यूज़ में था कि आपको याद होगा, इसमें काफ़ी सारी चीज़ें करी गई थी कि कार्बन एमिशन जो है वो कम करेंगे, और जो डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं वो फंड देंगे गरीब कंट्रीज़ को, डेवलपिंग कंट्रीज़ को, एक फिक्स सम भी डिसाइड हुआ था। और आप लोगों ने भी एनवायरमेंट लॉ पढ़ी होगी, तो उसमें 2015 का जो पेरिस एग्रीमेंट था उसके बारे में काफ़ी पढ़ा होगा। वहाँ से ये हो जाता है। क्योटो प्रोटोकॉल भी जो है ना, वो भी आपका इसी से निकला था, तो सबकी पेरेंट ट्रीटी है। यूएनएफसीसी का सेक्रेटरीट जो है वो यूनाइटेड नेशन की एक एंटिटी है, और बोन जर्मनी का सेक्रेटरीट जो है वो। इसके बाद कोप के बारे में जानते हैं, व्हाट इज कोप जो अभी हो रहा है। तो देखो, ये कोप क्या है? कोप इज एपेक्स डिसीजन मेकिंग अथॉरिटी ऑफ यूएनएफसीसी। कोप क्या है? ये यूएनएफसीसी एक एपेक्स बॉडी है जो डिसीजंस लेती है रिगार्डिंग कोई भी इन्वायरमेंट के मैटर होते हैं, कोई भी। कोप जो है हर साल मिलती है, ये बोन जर्मनी में थे। जब कोई कंट्री कहती है कि हम होस्ट करना चाहते हैं, तो फिर उस कंट्री को होस्ट करने को मिलता है। अभी जैसे कि किसने कहा था? इजिप्ट ने कहा था, और इसीलिए फिर इजिप्ट ने जो है इसको होस्ट किया था। हमें किसी को कोई दिक्कत आ रही है? सुशीला, इसकी वॉइस इज नॉट क्लियर, क्या ये सभी को इशू आ रहा है? आई डोंट थिंक ऐसा होना। एम आई ऑडिबल टू ऑल ऑफ यू? जल्दी बताइए, क्या वॉइस का कुछ इशू लग रहा है आप लोगों को? आप लोग कह रहे हैं सर वॉइस ब्रेक। सी, तो आप लोगों ने इतनी देर से बोला नहीं, किसी ने, सब सुन रहे हैं बस। अभी बताओ, इट इज स्टिल हैपनिंग? सुमित, बताओ, क्या अभी भी वॉइस में इशू फेस कर रहे हो आप लोग?
क्लियरली ऑडिबल, यही बोल रहे हो ना? तो अगर आप किसी को कोई अगर लगेगा कि यार वॉइस वॉइस नहीं आ रही है तो मुझे प्लीज़ यहाँ पे पहले बता देना, तो जाएंगे, ठीक है? तो देखो यहाँ पे हमने इतनी कहानी समझ ली कोप के बारे में, कोप क्या हुआ था, हर साल मिलती है बोन, ये वो सारी चीज़ें। अब थोड़ा और आगे बढ़ते हैं, ठीक है? ऑफिस जो है कोप की प्रेसिडेंसी का, वो रोटेट होता है। देखो ये सब ना आपके एनवायरमेंट लॉ में नहीं, इसलिए इसको हम पढ़ते भी नहीं है। थोड़ा सा कोप अभी हो क्या रहा था, किस चीज़ से रिलेटेड है, क्या कहानी है, वो हम देख लेते हैं। बाकी इतना कोई इसमें ये वाली फैक्ट्स एंड फिगर्स जो है ना, ये यूजी के पर्सपेक्टिव से है, लेकिन पीजी में नहीं आएगा। बस कोप का थोड़ा सा मैं आपको आइडिया दे रहा हूँ, क्योंकि अभी इतना न्यूज़ में है तो पता होना चाहिए। यहाँ पे अब जो चीज़ें कर रहे हैं, इसको आप लोग स्क्रीनशॉट ले लेना, नोट्स में डाल देना। यहाँ से चीज़ें आपके लिए फंस सकती, जैसे कि कोप विथ सिग्निफिकेंट आउटकम्स। देखो पहली बार तो कोप हुई नहीं है, तभी तो कोप 27 बोला जा रहा है ना। कोप 27 मतलब इससे पहले 26 बार हो चुकी है। तो देखिए जो कोप 1 हुई थी वो कब हुई थी, 1995 में हुई थी गाइस, बर्लिन जर्मनी के अंदर, ठीक है? इसके बाद 1997 में कोप 3 हुई थी, जिसको हम क्योटो प्रोटोकॉल के नाम से भी जानते हैं, ठीक है? ठीक है, 2002 में कोप 8 हुआ था, जो न्यू दिल्ली में हुई, दिल्ली डिक्लेरेशन के नाम से जानते हैं। यहाँ पे जो क्योटो प्रोटोकॉल में हमने क्या पढ़ा था, जल्दी बताओ। क्योटो प्रोटोकॉल के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया था लास्ट सेशन में, या फिर आपने खुद भी पढ़ा होगा एनवायरनमेंट जब लॉ पढ़ रहे होगे। तो क्योटो प्रोटोकॉल की एक बहुत इंपॉर्टेंट खासियत बताओ, की वजह से ये काफ़ी न्यूज़ में रहता था, काफ़ी इंपॉर्टेंट भी है, तो काफ़ी बार क्वेश्चन भी इसमें आ जाते हैं, ठीक है? बताओ। पहली बार ना लीगली बाइंड किया गया था जो डेवलप्ड कंट्रीज थी, कि भाई आपको जो है कार्बन इमिशन कम करना है। इससे पहले बस बोला जाता था, लेकिन यहाँ पे जो है लीगली बाइंड किया गया था, ठीक है? इसके बाद कोप 8 हो गया आपका, फोकस ऑन द डेवलपमेंट नीड्स ऑफ द पोरेस्ट कंट्रीज एंड द नीड फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफर फॉर मिटिगेटिंग क्लाइमेट चेंज है। देन है 2015 वाला, जिसको कोप 21 या पेरिस एग्रीमेंट के नाम से भी जानते हैं। क्या इंपॉर्टेंट चीज निकली थी जिसकी वजह से बहुत ज्यादा एक इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बना हुआ था, और अभी भी कोप 15 या फिर पेरिस एग्रीमेंट का नाम हम कितनी बार सुनते हैं, वही है ये, टू कीप ग्लोबल टेम्परेचर बिलो 2.0 सेल्सियस अबव प्री इंडस्ट्रियल टाइम्स एंड एंडेवर देम टू लिमिट देम एवन मोर टू 1.5 डिग्री सेल्सियस, ठीक है? और इसके अलावा ये भी कहता है कि जो रिच नेशंस हैं वो मेंटेन करें USD 100 बिलियन है ईयर फंडिंग प्लेज बियॉन्ड द ईयर 2020। आपको अभी ये भी न्यूज में कुछ दिन पहले पढ़ने में मिला था कि जो रिच कंट्रीज हैं वो ये फंड नहीं कर रही हैं जो उनको करना चाहिए, इसकी वजह से ये सारी चीजें देखी गई, ठीक है? चलो, अभी मेरी वॉइस वॉइस का तो कोई इशू नहीं हो रहा है ना आप लोगों को? नहीं होना चाहिए, क्या? अब देखो जो 27 सेशन हो रहा है, कोप 27 जिसको हम बोलते हैं, कि ये कहाँ हो रहा है? शर्म एल शेख इजिप्ट में हो रहा है। तो जो कोप 27 था वो एक्सपेक्टेड था कि 2021 में होगा, लेकिन कोविड 19 पेंडेमिक की वजह से 2000 कोप 26 जो है ना, वो आपका जाके जो है आपको देखने को मिला कि 21 में हुआ, और इसीलिए ये वाला 22 में शिफ्ट हो गया, ठीक है? ये कोप 27 आपका 22 में इसलिए शिफ्ट हुआ है। एक चीज और है, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ जो कॉन्गो थी ना, उन्होंने एक प्री कोप होस्ट करी थी इसी, जैसे ये कोप 27 इजिप्ट में हो रहा था, तो उससे कुछ दिन पहले ना उन्होंने प्री कोप करी थी एक, कि किस कंट्री ने करी थी? डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो। ये भी एक ऑफिशियल टाइप की मीट थी कि आएंगे बकवास करेंगे, क्लाइमेट को ऐसे रखेंगे वैसे रखेंगे, लेकिन एक करी थी, तो वो अपने को पता होना चाहिए कौन सी। यहाँ पे डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ द कॉन्गो, ठीक है? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? सिक्योरिटी कार्ड, देखो अभी क्या हुआ था, इजराइल पैलेस्टीन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी, जिसमें अभी शांति 13 मई को ही आई है। तो ये क्या हुआ था जिसकी वजह से ये चीज हुई है, क्यों इजराइल एंड पैलेस्टीन में लड़ाई होती रहती है, क्या है ये पूरा मामला, डिटेल में देखते हैं स्टार्टिंग से, बिल्कुल स्क्रैच से। ये पूरा मैटर आपके नोट्स में जाना चाहिए, अगर आपके नोट्स में है तो अच्छी बात है, बट अगर नहीं है तो डिटेल में इसको देखना शुरू करते हैं। सबसे पहले देखो, थोड़ा सा बेसिक समझते हैं। यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 2022 के अंदर एक रिजोल्यूशन पास किया था, जिसमें इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस पे ये मैटर भेज दिया था
कि ये जो पैलेस्टीन लैंड के ऊपर इजराइल का ऑक्यूपेशन है ये सही है कि नहीं है, आप बताओ। उसके बाद क्या हुआ, जब भी ऐसा मैटर आईसीजे पे जाता है ना, तो दो चीज हो सकती है। पहला क्या हो सकता है, पहला हो सकता है कि इट कैन आइदर लीड टू अ सेटलमेंट विद अ पार्टी विड्रॉइंग इट्स केस, दोनों में से कोई सेटलमेंट हो जाए, या फिर इट कैन लीड अ ट्रायल फॉलोड बाय अ वर्डिक्ट। आईसीजे का वर्डिक्ट ये तो है कि बाइंडिंग होता है, लेकिन इन्फोर्स नहीं कर सकती आईसीजे, मतलब कह दिया आईसीजे ने जो यूएन के सब बंदों पे बाइंडिंग है, लेकिन इन्फोर्स कैसे कराएगी, कोई लॉ एंड ऑर्डर थोड़ा कंट्रोल कर रही है। तो जैसे अभी रशिया नहीं सुन रहा है तो नहीं सुन रहा है, तो वो वाली बात है। हम यहाँ पे बात कर रहे हैं इजराइल की, तो आपको पता होगा कि इजराइल जो है वो जूइस जो लोग हैं उनका मोस्टली जो रिलीजन है वहां पे वो ये है जिसको जुडिज्म के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, थोड़ा सा देखो इस मैप को देखना, समझने की कोशिश करते हैं इजराइल का स्ट्रक्चर, लोकेशन और क्या पैलेस्टीन इजराइल के बीच में प्रॉब्लम है। इस मैप से बहुत कुछ क्लियर होगा। ठीक है, तो देखो ये आपका इजराइल है येलो वाला, इसमें जो ये पिंक वाला एरिया है ना, ये भी इजराइल के अंडर में कंट्रोल में है। ठीक, आप दोनों में देख सकते हो। अब ये थोड़ा सा बस अभी यहाँ पे आप जो मैं बोल रहा हूँ उतना समझो, दिमाग में कुछ मत लाओ, क्योंकि अभी हम पूरा पॉइंट समझेंगे। बस जो मैं कह रहा हूँ कंट्रीज के नाम ध्यान रखो। इधर कौन है, जॉर्डन, इधर है इजिप्ट। ठीक है, ये जगह जो है इसको गाजा बोलते हैं, ये जगह जो है ये जेरूसलेम कहलाती है, ये है वेस्ट बैंक, ये है गोलन हाइट्स, और इधर आपका मेडिटेरियन सी है। ठीक है, अब अपन वापस आते हैं आर्टिकल के ऊपर और समझने की करते हैं कि इसका हिस्टोरिकल बैकग्राउंड क्या है, कैसे ये पूरा का पूरा वॉर जो है ये हुआ या शुरू हुआ। तो इजराइल पैलेस्टीन कॉन्फ्लिक्ट को ना आज से 100 साल पहले ले जाओ। 100 साल पहले से ये कॉन्फ्लिक्ट जो है ना ये दोनों कंट्रीज के बीच में चल रही है, बिटवीन कंट्रीज बोल रहा हूं, बिटवीन टू कम्युनिटीज चल रही है, जूइस एंड अरब्स। अरब्स मोस्टली मुस्लिम्स थे एंड जूइस आपके अलग एक रिलीजन होता है। तो जूइस एंड अरब्स के बीच में एक पीस ऑफ लैंड को लेके काफी समय से युद्ध चल रहा है बिटवीन जॉर्डन रिवर एंड मेडिटेरियन सी। यहाँ पे लिखा है जॉर्डन रिवर की लोकेशन ना कहीं कुछ आपको इस जगह पे मिलेगी, इधर कहीं है, और ये आपका मेडिटेरियन सी है, तो इसके बीच का जो लोकेशन है उसको लेके लड़ाई चल रही है, ऐसा यहाँ पे लिखा हुआ है। 1882 से 1948 की बात है, कब की, 1882 से 1948 की बात है, जब ज्यूज अराउंड द वर्ल्ड गैदर हुए, कहां पे, आपका इजराइल, प्रेजेंट डे इजराइल या फिर उस समय पैलेस्टीन कहते थे, वहां पे सारे ज्यूज जो हैं पूरे वर्ल्ड के गैदर हुए। ठीक है, इस मूवमेंट को कहा जाता है क्या, अलियास। ध्यान रखना क्या कहा जाता है, एलियास। ठीक है, देखो हो क्या रहा था, जूइस के साथ ना पूरे वर्ल्ड में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम्स चल रही थी, वो भी हम अभी देखेंगे, जैसे हिटलर थे या फिर और भी जो मुस्लिम कम्युनिटीज थी वो उनको बहुत तंग करती थी। तो जूइस ने अपनी सेफ्टी के लिए स्टार्ट होना इकट्ठा किया पैलेस्टीन में, जिसको प्रेजेंट हम इसराइल के नाम से जानते हैं। तो 1917 ऑटोमन एम्पायर फेल आफ्टर वर्ल्ड वॉर 1। ऑटोमन एम्पायर आपको पता है प्रेजेंट डे टर्की, उस समय बहुत बड़ा एरिया ऑटोमन एम्पायर के पास होता था, उससे पहले रोम होता था, लेकिन रोम के बाद ऑटोमन एम्पायर आया था। हिस्ट्री का पार्ट है, अगर 11-12 में हिस्ट्री पढ़ी होगी तो पता है, वरना कोई बात नहीं, इग्नोर करो, ये जानो ऑटोमन एम्पायर टर्की प्रेजेंट डे है। 1917 में ऑटोमन एम्पायर नीचे खत्म हो रहा था, इनका जो वर्चस्व था वो खत्म हो रहा था, जैसे मुगलों का वर्चस्व एक पॉइंट पे खत्म हुआ ना, वैसे ही ऑटोमन एम्पायर का खत्म हो रहा था, और ब्रिटिशर्स ने, यूके ने कंट्रोल ले लिया किसका, पैलेस्टीन का, जो समय पूरा पैलेस्टीन एरिया था। फिर क्या हुआ, वहां पे जूइश कम्युनिटी जो थी वो माइनॉरिटी में थी, अरब मतलब मुस्लिम्स जो थे वो मेजॉरिटी में थे। ठीक है, फिर क्या हुआ, बेल्फोर डिक्लेरेशन हुआ 1917 में, जिसमें यूके के थ्रू ये बात कही गई कि भाई जूइस इन पैलेस्टीन हम होम बनाएंगे, मतलब ज्यूस कम्युनिटी के लिए पैलेस्टीन में रहने की व्यवस्था करी जाएगी। पर जो मेजॉरिटी थी उस समय अरब्स, उनको ये चीज पसंद नहीं आई थी, बट ज्यूज जो है वो इसके फेवर में थे, वो इस बात को मानते थे, लेकिन आपके जो पैलेस्टीनियंस थे या फिर जो उस समय के मुस्लिम्स थे वहां पे, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया। ऑलमोस्ट 6 मिलियन ज्यूज जो हैं उनकी हॉलोकॉस्ट की वजह से अपना घर खाली करना पड़ा, बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ भी खोई, 6 मिलियन के आसपास लोगों को जहां भी वो रहते थे वो सब तबाह हो गया, एंड इसके वजह से एक सेपरेट ज्यूइश स्टेट की डिमांड भी बढ़ी। हॉलोकॉस्ट क्या है, पहले इस पे अब आ जाते हैं। ठीक है, देखो यहाँ पे आपको दिख नहीं रहा है लेकिन मैं बता देता हूँ। हिटलर का आपको पता है ना, हिटलर जो है ना उसको कहीं ना कहीं बैकिंग भी मिली हुई थी उस समय जो अरब कंट्रीज थी उनके द्वारा, और उसने बहुत सारे ज्यूसों को मारा। आपने गैस चैम्बर वाला इंसिडेंट देखा होगा जहां पे ये शूज इस तरीके के पड़े रहे, मतलब दिखते हैं, ऐसी फोटोज हमने हिस्ट्री किताबों में देखी कि कितने सारे लोगों को गैस चैम्बर में भर भर के उन्होंने सबको मार डाला।
तो हिटलर जो है ना, उनके द्वारा इस पूरी चीजों को किया गया था, जिसको हॉलोकॉस्ट कहते हैं। बहुत सारी अरब कंट्रीज आज की डेट में हॉलोकॉस्ट को मानती ही नहीं है, वो कहती हैं ऐसा कुछ भी नहीं हुआ था, और ये पहले जूइस लोगों ने एक मनगढ़ंत कहानी बनाई है जिससे कि वो पैलेस्टीन पे अपना कब्जा कर सके, इस तरीके की बातें भी कही जाती हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज थी। फिर वापस आ जाते हैं टॉपिक पे। जूइस क्लेम पैलेस्टीन टू बी देयर नेचुरल होम व्हाइल द अरब्स टू डिड नॉट लीव द लैंड एंड क्लेम्ड इट। इंटरनेशनल कम्युनिटी ने जूइस का सपोर्ट किया, क्योंकि आपको मैंने बताया पूरे वर्ल्ड में बहुत जगहों पे इनको तंग किया जा रहा था, हॉलोकॉस्ट हुआ, तो इनको सेफ्टी के लिए कहा कि चलो ठीक है तुम्हें कंट्री बनाओ, कोई दिक्कत नहीं है। तो 1947 में यूएन ने पैलेस्टीन को स्प्लिट करने के लिए वोट किया, ठीक है, जिसमें सेपरेट जूइश एंड अरब स्टेट बनाने की बात करी, जिसमें जेरूसलेम जो है वो इंटरनेशनल सिटी रहेगी, वो दोनों में से किसी को भी नहीं देंगे। जेरूसलेम क्या है, मैंने मैप में दिखाया था आपको, याद कर लो, एक बार फिर से बता देता हूं। ये इंपॉर्टेंट दोनों कंट्रीज के लिए क्यों है, जैसे पैलेस्टीनियंस के लिए क्यों है जेरूसलेम इंपॉर्टेंट, और क्यों आपका ये जो देख रहे हो ना, तो ये क्यों पैलेस्टीनियंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्यों जूइश कम्युनिटी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। जेरूसलेम के अंदर ना दोनों ही लोगों के, दोनों ही रिलीजन के इंपॉर्टेंट मॉन्यूमेंट्स हैं, इंपॉर्टेंट रिलीजियस साइट्स हैं, जो दोनों ही कंट्री क्लेम करती हैं, ठीक है। अब मैं आऊंगा इस पे जेरूसलेम पे भी, लेकिन पहले हिस्ट्री पे ही चलते हैं, हिस्ट्री समझते हैं, ठीक है, वो जरूरी है। तो जूइश कम्युनिटी के द्वारा ये वाला प्लान तो एक्सेप्ट कर लिया गया, लेकिन जो पैलेस्टीनियंस थे वो इस मानने को तैयार नहीं थे, और इसके बाद क्या हुआ, फिर वॉर शुरू हो गई। फिर क्या हुआ, 1948 में जब ब्रिटेन ने अपना कंट्रोल खत्म किया पैलेस्टीन्स के ऊपर, तो जूइस डिक्लेयर्ड द क्रिएशन ऑफ इजराइल। जूइस ने कहा कि भाई ये इजराइल है, अब हम इसको इजराइल का नाम देंगे, जिसके ऊपर आपकी जो पैलेस्टीनियंस थे, जो उस समय के मुस्लिम्स लोग थे वहां के, उन्होंने इसको रिजेक्ट किया, और फिर क्या हुआ, वॉर हुई दोनों के बीच में, ठीक है। सिर्फ यही नहीं, जो अड़ोसी पड़ोसी कंट्रीज थे ना, वो जो अरब्स थे, उन्होंने भी इन्वेड किया, उन्होंने भी कहीं ना कहीं पैलेस्टीनियंस का सपोर्ट करके इन जूइश को दबाने के लिए वॉर में पार्टिसिपेट किया। तो अरब ऑल्सो इन्वेडेड एंड वर थ्रेस्ड बाय इजरायली ट्रूप्स, उस समय ऐसा हुआ, और इसकी वजह से काफी सारे पैलेस्टीनियंस जो हैं वो उस जगह पे छोड़ के चले गए। देखो एक बात है, इजराइल ना संख्या में बहुत कम थे उस समय, लेकिन उन्होंने टक्कर बहुत तगड़ी दी, 1948 में भी उन्होंने टक्कर दी अच्छे से। फिर उसकी वजह से काफी सारे जो पैलेस्टीनियंस थे वो वहां से छोड़ के बाहर फ्ली हो गए। इसके बाद भी चीजें थमी नहीं। फिर देखो क्या हुआ, इस चीज को क्या बोलते हैं, अल नकबा और द कैटास्ट्रॉफी, जो वॉर हुआ था जिसकी वजह से बोला जाता है कि काफी सारे पैलेस्टीनियंस को मार दिया गया था इजराइल के द्वारा, तो इसको अल नकबा और कैटास्ट्रॉफी के नाम से भी जानते हैं। इजराइल को मैक्सिमम कंट्रोल मिल गया था पूरे टेरिटरी का। यहां पे देखो ये जो मैप है ना, ये जो एरिया था ना, ये सब इजराइल कंट्रोल में आ गया था, बट ये 1967 के वॉर के बाद आया था। अब आप कहोगे सर 1967 में वॉर क्यों हुआ, उस पर भी मैं आ जाता हूँ। 6 डे वॉर या 7 डे वॉर बोलते हैं उसे, मेरे को दिमाग से निकल रहा है, ठीक है। तो हुआ क्यों, जॉर्डन ने देखो क्या किया, जॉर्डन पड़ोसी देश था, मैंने आपको बताया था, उन्होंने जो वेस्ट बैंक वाला एरिया है उस पर कब्जा कर लिया, इजिप्ट ने गाजा वाला एरिया पे कब्जा कर लिया, और इसी तरीके से जेरूसलेम जो है डिवाइड हो गया बिटवीन इजराइल एंड वेस्ट इन जॉर्डन इन द ईस्ट। देख लो, पहले मैं आपको बता देता हूँ, मैप देखना बहुत जरूरी है, मैप से ना चीजें समझ में बहुत जल्दी आती हैं। तो ये आपका देखो क्या है, ये जेरूसलेम था, ठीक है, ये वेस्ट बैंक हो गया, और ये गाजा हो गया। तो ये इजिप्ट यहाँ पे आ गया, जॉर्डन यहाँ पे आ गया, दोनों ने इस पे कैप्चर कर लिया। फिर क्या होता है 1967 में आपकी इजराइल की फोर्सेस ना अकेले इन सब कंट्रीज से फाइट करती है, जो भी इनके अड़ोसी पड़ोसी अरब्स जितने भी थे जो इनके अगेंस्ट में खड़े थे, ठीक है। अब यहां पे क्या लिखा है, इजराइल फोर्सेस कैप्चर्ड ईस्ट जेरूसलेम एंड द वेस्ट बैंक, वेरियस एरियाज ऑफ द सीरियन ग्लोबल हाइट्स, गाजा एंड द इजिप्शियन सिनाई पेनिनसुला इन द ईयर 1967। इसको 1967 का वॉर या फिर आई थिंक 7 डे वॉर बोला जाता है, इसको कंफर्म करके कमेंट में बता देना। देखो हुआ क्या था मैं बताता हूँ, ये सब चारों तरफ से घिरे हुए थे यार ये इजराइल वाले, और संख्या में भी कम थे, लेकिन सबको टक्कर कैसे दे दी, इन लोगों ने ना उनके अटैक करने से पहले ही उन पर अटैक कर दिया। और बहुत ही स्मार्ट लोग हैं यार इजराइल के, आज की डेट में अगर आप टेक्नोलॉजी वाइज भी देखो ना, इजराइल वन ऑफ द टॉप टेक्नोलॉजी वाला कंट्री है वर्ल्ड में। प्लस आपको याद होगा कि एक बार ओलंपिक्स में इनके खिलाड़ियों को टेररिस्ट ने मार दिया था, तो उसके बाद अगले 20 साल 25 साल एक एक टेररिस्ट जो उसमें इन्वॉल्व थे उनको ढूंढ ढूंढ के मारा है इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने, जो अपने आप की टॉप 2-3 खुफिया एजेंसीज में वर्ल्ड की है।
तो बहुत पावरफुल कंट्री है इजराइल आज की डेट में, कोई जल्दी टक्कर लेने की सोच नहीं सकता है। बट उस समय जब सबने मिलकर इनको तंग किया ना, तब भी इन्होंने बहुत ही अच्छी तरीके से सारी चीजों को टैकल किया। आज की क्या सिनारियो है, तो इजराइल स्टिल ऑक्यूपाइज द वेस्ट बैंक एंड गाजा से इन्होंने पुल आउट कर दिया है ऑफिशियली, लेकिन अभी भी इनके वहां पे कंट्रोल है। जेरूसलेम जो है वो पूरा का पूरा इजराइल अपनी कैपिटल बताता है, लेकिन पैलेस्टीनियंस जो हैं वो कहते हैं कि हमारी फ्यूचर कैपिटल है। देखो क्या है ना, जेरूसलेम पहले कोई भी इंटरनेशनल कंट्री भी नहीं मानता था कि भाई ये इजराइल का पार्ट है, लेकिन लास्ट ईयर जब डोनाल्ड ट्रंप शासन में थे और उससे 1 साल पहले, तब उन्होंने क्या किया, उन्होंने ना जेरूसलेम के अंदर यूएस की एम्बेसी खोल दी फॉर इजराइल। इजराइल एंड यूएस आर वेरी क्लोज अलाइज। तो इस चक्कर में बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी कि यार क्या अब यूएस मानता है कि जेरूसलेम इज पार्ट ऑफ इजराइल, तो वो इनडायरेक्टली एक मानना हो गया था। अलक्सा मॉस्क को लेके भी बहुत प्रॉब्लम्स होती है। अलक्सा मॉस्क जो है ना, वो एक बहुत ही ज्यादा रिलीजियस प्लेस है फॉर द मुस्लिम कम्युनिटी अराउंड द वर्ल्ड और स्पेशली फॉर द पैलेस्टीनियंस। तो होता क्या है वहां पे ना, बहुत बार वायलेंस हो जाता है जब इजराइल की फोर्सेस वहां पे रहती हैं, तो इसको चल के बहुत लड़ाइयां होती रहती हैं, ठीक है। तो ये नाम ध्यान रखना क्योंकि ये आता रहता है, इसलिए आपको पता होना चाहिए। वेस्ट बैंक क्या है सर, आप वेस्ट बैंक कहे जा रहे हो, तो लैंडलॉक टेरिटरी है, ठीक है। जॉर्डन टू द ईस्ट एंड ग्रीन लाइन सेपरेटिंग इट, इजराइल ऑन द साउथ, वेस्ट इन द नॉर्थ, ठीक है। तो ये आपका जो पोर्शन है ये क्या है, वेस्ट बैंक। मैप देखोगे समझ जाओगे सब कुछ। अभी कौन कहां पे रहता है, तो वेस्ट बैंक जो है वो जॉर्डन के द्वारा कैप्चर किया गया था 1948 अरब इजराइल वॉर में। 1967 में ये 7 डे वॉर बोल रहा था ना मैं, ये 6 डे वॉर है यार, आई एम सॉरी मैं कंफ्यूज हो गया था थोड़ा। तो 6 डे वॉर था। तो इसके बाद इजराइल ने वापस ले लिया था, इजिप्ट से भी चीजें वापस ले ली थी और सीरिया की फोर्सेस भी हरा दी थी। इजिप्ट, सीरिया एंड जॉर्डन तीनों की मिलीजुली फोर्स को 1967 के 6 डे वॉर में इजराइल ने हरा दिया था, ठीक है। तो यही चीज है। अब क्या है, काइंड ऑफ सारे जगहों पे सेटलमेंट है इजराइल का, इजराइल की फोर्सेस ही इन जगहों को कंट्रोल करती हैं और ये प्रेजेंट फैक्ट है, ठीक है। इसके बाद क्या ये सेटलमेंट जो इजराइल ने इन जगह पे बनाए गए हैं तो इलीगल हैं, तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली की मानी जाए तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल जो है वो ये कहती है कि इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस हैव सेड दैट वेस्ट बैंक सेटलमेंट्स आर वायलेटिव ऑफ द 4th जेनेवा कन्वेंशन। 4th जेनेवा कन्वेंशन क्या है 1949 का, एंड ऑक्यूपाइंग पावर शैल नॉट डिपोर्ट और ट्रांसफर पार्ट्स ऑफ ओन सिविलियन पॉपुलेशन इन द टेरिटरी इट ऑक्यूपाइज। इसका मतलब क्या है, मैं आपको सीधे मतलब समझाता हूं कि भाई तुमने यहां पे सेटलमेंट बनाया हुआ, एक जगह है इस पे किसी ने सेटलमेंट बनाया हुआ है, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे, तो पहले तो आपका सेटलमेंट इलीगल है, प्लस फिर आपने यहाँ पे ना अपनी जनता को रहने के लिए भेज दिया, यहाँ पे आप ऑफिसेस खोल रहे हो, ये खोल रहे हो, तो ये बिल्कुल बिल्कुल वायलेशन है 4th जेनेवा कन्वेंशन 1949 का। रोम स्टैट्यूट दैट सेटअप इन द इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट इन 1988 वो भी यही चीज कहता है कि ये जो सेटलमेंट के अंदर आपने लोगों को ट्रांसफर किया है, जो आप अपनी चीजें स्टैब्लिश कर रहे हो, इट इज इलीगल। तो ये